हाय इन्वेस्टर्स, आज एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करता है। ये 954 करोड़ के मार्केट कैप का एक छोटा सा कंपनी है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे रखा है फ्यूचर के लिए। और सिंस ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो मैं सोचा कि ये स्टॉक आपसे डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें कि ऐसे कंपनी जो कंटिन्यूअसली 10x 20x बनते हैं उनमें ये सेम पैटर्न देखने को मिलता है। कंपनी के पास अच्छा मोट होना चाहिए ताकि कोई आके इनको डिस्टर्ब ना कर दे, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल होनी चाहिए और बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हो फ्यूचर में। और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हमको इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैं कंपनी को एनालाइज करना सिखा रहा हूँ। ये कहीं से बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसे रिकमेंडेशन समझ के खरीद लोगे तो हो सकता है कि आपको हैवी लॉस हो जाए। तो इसको खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। तो कंपनी का नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, जैसे कि रेडीमिक्स कंक्रीट, सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन हो गए, स्टील और सीमेंट, दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंपनी ने रिसेंटली एसफॉल्ट सप्लाई करना स्टार्ट किया है जिसका यूज किया जाता है रोड बनाने में। ये मार्केट का टैम बहुत बड़ा है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में। फिर कंपनी के पास दूसरे और मटेरियल सप्लाई करने के स्कोप हैं, जैसे टाइल्स, प्लम्बिंग, सीपी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी वेयर या फिर दूसरे मटेरियल्स। इस कंपनी के पास ऐसा क्या मोट है, ऐसा क्या स्पेशल है? तो ये बायर्स को सेलर से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि इनके पास एक बहुत बड़े बायर्स का नेटवर्क है और बहुत बड़े सेलर्स का नेटवर्क है। बीच में इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर स्टैक बना रखा है। तो जैसे ही मान लो कि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, आपको रेडीमिक्स कंक्रीट चाहिए, तो आप ये ऑर्डर डालोगे एरिस इंफ्रा पे या आपको एक छोटे एमएसएमई से कनेक्ट करेंगे जो कि कंक्रीट बनाते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद एरिस इंफ्रा उस मटेरियल को सोर्स करेगा, उसमें क्वालिटी चेक करेगा, उसका लॉजिस्टिक्स हैंडल करेगा, लास्ट माइल तक डिलीवरी का ट्रैकिंग करेगा और सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको हैंडल करके रियल टाइम में आपको दिखाएगा कि हाँ आपका सप्लाई कहाँ आया, कैसे आया और टाइम पे पहुंचा कि नहीं। इससे हमको समझ में आता है कि इनका जो B2B सेगमेंट है ये एसेट लाइट मॉडल है। बस एक दूसरे को कनेक्ट करके और मटेरियल को सप्लाई करके अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। दूसरा इनका वर्टिकल है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इनके रेवेन्यू का 47% इसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इसमें ये क्या करते हैं कि जो मटेरियल बनाने वाले फैक्ट्री होते हैं, इन फैक्ट्रीज के साथ ये 100% प्रोडक्शन आउटपुट का एग्रीमेंट कर लेते हैं। सिंस इनके पास कस्टमर का डिमांड हमेशा रहता है तो ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओपन मार्केट में जाके वो मटेरियल सोर्स करने के, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सप्लाई कर देते हैं। तो ये तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनीज को प्रिडिक्टेबल ऑन टाइम सप्लाई मिलने लगा, एरिस इंफ्रा को बिना केपेक्स किए हुए फैक्ट्री मिल गया और फैक्ट्रीज को प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू मिल गया। और इस सेगमेंट में इनके पास 9 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी है, जिसे ये लॉन्ग टर्म तक दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सप्लाई करते रहेंगे। इस सेगमेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इनको कैपेक्स नहीं करना पड़ता है। इस सेगमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 39% से इंक्रीज होकर 50% से ज्यादा हो चुका है और मैनेजमेंट ने बोला है कि इसे और ऊपर पुश करेंगे 80% से ज्यादा। B2B सप्लाई वाले में ये 2 to 2.5% एबिटा मार्जिन गेन करते हैं, बट इस सेगमेंट में इनका 9 to 9.5% एबिटा मार्जिन मिलता है, जो कि मैनेजमेंट ने बोला है कि इससे और ज्यादा हो सकता है। अब देख लेते हैं इनका तीसरा वर्टिकल जो कि है डैश का, डेवलपर एज अ सर्विस। ये वर्टिकल इनका बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ रेवेन्यू इनका इस वर्टिकल से आता है। इसका नाम है एरिस यूनिटर्न आरई सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट का स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा काम ये संभालते हैं। प्रोजेक्ट के फंडिंग से लेके मटेरियल प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसका मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ये सब ये संभालते हैं। और इस वर्टिकल में इनका एबिटा मार्जिन सबसे हाई होता है, ऑलमोस्ट 55 to 60%। और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि आने वाले कुछ एक सालों तक 10% ऑफ बिजनेस का रेवेन्यू इनका इसी सेगमेंट से आएगा। तो हमने इनके तीनों बिजनेस वर्टिकल्स को समझ लिया एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि इनका कोई इमीडिएट कॉम्पिटिटर भी नहीं है। एक कंपनी है शंकरा बिल्ड प्रो, बट वो अलग ही वर्टिकल में काम करता है। वो स्टील सप्लाई करते हैं और उनके रिटेल शॉप्स होते हैं, तो वो बिजनेस थोड़ा सा अलग है। अगर आप कमेंट करो तो उस कंपनी के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो भी बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है। एक और इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिशन है infra.market, जो कि बहुत बड़ा कंपनी है और वो अभी लिस्टेड नहीं है। अभी इंडिया में 13,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया में पर डे 29 किलोमीटर से ज्यादा रोड बन रहे हैं। 11 लाख करोड़ का इंफ्रा कैपेक्स होने को है और इन प्रोजेक्ट्स में 50 to 60% जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है। और ये इनके ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मार्केट 6% के केगर से इंक्रीज करने को है, बट ये कंपनी उससे बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है। ये हम लोग मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखेंगे। फिर ये आप देख सकते हो जो एग्रीगेट, सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन्स होते हैं, इसमें 80% अनऑर्गेनाइज्ड है और ये बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज्ड का शेयर बढ़ेगा और उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल इशू का। कॉन्ट्रैक्टर्स को मटेरियल और अपने लेबर को पहले पे करना पड़ता है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं वो लेट से पे करते हैं। इससे ये जो कंपनीज होते हैं जो मटेरियल सप्लाई करते हैं या फिर लेबर सप्लाई करते हैं, इनका पैसा बहुत लंबे समय तक फंस जाता है। दूसरा हमने देखा कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। तीसरा है कि इस बिजनेस में टेक्नोलॉजी लेयर है ही नहीं, जो कि एरिस इंफ्रा जैसे कंपनीज डेवलप कर रहे हैं ताकि बायर और सप्लायर को कनेक्ट कर सके। ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक का सारा काम करके दे। तो ये आप देख सकते हो कि एरिस इंफ्रा क्या क्या करता है। इनके की डिफरेंशिएशन आप देख लो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल हैं, 3200 से ज्यादा
ज्यादा कस्टमर्स हैं, 2100 से ज्यादा वेंडर्स हैं इनके पास, 10 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, 800 से ज्यादा डिलीवरी करते हैं ये डेली, 78% कस्टमर्स इनके रिपीट करते हैं ऑर्डर को, और अपने थर्ड वर्टिकल में 2 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का काम ये कर रहे हैं ऑलरेडी। इनका वर्किंग कैपिटल डे घट के 66 डेज हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस इंडस्ट्री में। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, विच इज टू गुड, और ये आप इनका रेवेन्यू मिक्स देख सकते हो। तो ये रहे इनके को फाउंडर रौनक मौर्बिया, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर ये आप देख सकते हो इन लोगों के बारे में, और ये की मैनेजरियल पोस्ट देख सकते हो आप। ये कंपनी का आप ज्योग्राफिक प्रेजेंस देख सकते हो, और ये रहे इनके कस्टमर्स। एफकॉन इंजीनियरिंग, जो कि बहुत बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन में, कैपेसाइट इंफ्रा, EMS, जे कुमार, L&T, SP सिंगला, टाटा प्रोजेक्ट, लार्ज इंफ्रा कंपनी EPC प्लेयर्स हैं, उससे इनका 50% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है। रियल एस्टेट डेवलपर से 25%, मैन्युफैक्चरर से 17% एंड अदर से 9%। ये आप इनके की प्रोजेक्ट देख सकते हो। तो ये रहा इनका एरिस क्लाउड, एंड टू एंड इंटेलिजेंट प्रोक्योरमेंट वर्क फ्लो। तो ये कैसे काम करता है आप ये देख लो। जो इस कंपनी ने AI स्टैक डेवलप किया है, वो एक फिजिकल डिलीवरी रिसीट को कन्वर्ट कर देता है ऑनलाइन डेटा में, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई ऑर्डर है वो रियल टाइम में आप ट्रैक भी कर सकते हो। इन्होंने एरिस GPT डेवलप किया है, जो ऑपरेशन इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो ये 1000 करोड़ से छोटा कंपनी है, ऑलमोस्ट 18 का पी है। कंपनी ने पिछले ही साल IPO किया था जुलाई 2025 में। अगर हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ये आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुली कंपनी ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में 343 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 9% एबिटा मार्जिन के साथ इन्होंने 30 करोड़ का एबिटा किया था। 6 करोड़ का कंपनी को नॉर्मल अदर इनकम हुआ है, 6 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, 2 करोड़ का इन्होंने डेप्रिसिएशन शो किया है, और 22 करोड़ का पैट, जो कि सेम पीरियड पिछले ईयर इन्होंने 1 करोड़ का लॉस किया था। अगर हम लोग एनुअल बेसिस पे देखें तो कंपनी ने 1067 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 9% का एबिटा मार्जिन है इनका, 101 करोड़ का एबिटा किया इन्होंने, 10 करोड़ का अदर इनकम, 28 करोड़ का इंटरेस्ट, जो कि ड्रास्टिकली घट जाएगा बिकॉज मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट सारा इंटरेस्ट पे कर दिया है, डेप्रिसिएशन 4 करोड़ का, और कंपनी को 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिससे EPS बनता है 6.45 का। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 723 करोड़ के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 0, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 336 करोड़ 2025 से घट के सिर्फ 55 करोड़ रह गया है, एंड दैट इज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लीज लायबिलिटी है 15 करोड़ का, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 80 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है, और ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इन्वेंट्री कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज इनको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बट रिसीवेबल्स हम लोग देखें तो ये ग्रेजुअली बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 410 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रिसीवेबल्स फंस जाते हैं, जो कि इतना सिवियर नहीं है इस कंपनी के केस में, बट हम लोग दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज में देखें तो उनका पैसा यही फंस जाता है। बट मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इसको हमेशा अंडर कंट्रोल रखेंगे। तो कंपनी के पास 119 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, तो ये कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है। 252 करोड़ का इनके पास अदर एसेट आइटम है। अब देख लेते हैं कैश फ्लो, जो ऐसे छोटे कंपनीज में देखना सबसे जरूरी होता है। एज एन इन्वेस्टर आप और कुछ देखो नहीं देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जरूर देखना। तो कंपनी ने बहुत ही ब्यूटीफुली 142 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है, और इनका हम लोग CFO टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 155% का, विच इज टू गुड। पिछले साल ये उतना सही नहीं था, -38 करोड़ का, और एज एन इन्वेस्टर हमको यही ट्रैक करना है। सबसे जरूरी है इस बिजनेस में कैश फ्लो का जनरेशन। तो फर्स्ट चीज अच्छा है इस कंपनी में कि इनको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बट मेन चीज है इनका रिसीवेबल्स देखना। कंपनी ने इस साल तो बहुत अच्छा CFO जनरेट किया है, और अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाके देखें तो रिसीवेबल्स इनका इस साल भी फंस गया है 88 करोड़ का, विच इज नॉट अ गुड थिंग। 104 करोड़ इनका CFO में एड अप हुआ है पेएबल्स के कारण। फिर क्विक रेशियोज देख लें तो डेटर डेज इनका इंप्रूव हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 71 डेज पे आ गया है, और ये वर्किंग कैपिटल डे इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। स्क्रीनर में आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, बट कंपनी के अकॉर्डिंग ये बस 66 डेज रह गया है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग काफी बटा हुआ है। प्रोमोटर्स हेल्दी 37.59% होल्ड करते हैं, FII 2% होल्ड करते हैं, और DIIs 5.7%, और पब्लिक के पास 54% शेयर होल्डिंग है। तो ये नॉर्मल पब्लिक नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब आ जाता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या गाइड कर रहा है, और क्या इस कंपनी में रेड फ्लैग्स हैं जो कि हमको हमेशा ट्रैक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने ग्रोथ तो बहुत अच्छा दिखाया है। रेवेन्यू 55% से ग्रो किया है Y-on-Y बेसिस पे, एबिटा 202% से ग्रो किया है 31 करोड़ का, और लॉस से ये प्रॉफिटेबल हो गए हैं। 22 करोड़ का प्रॉफिट शो किया इस क्वार्टर में इन्होंने। मैनेजमेंट ने बताया कि 5 करोड़ का इनको क्रेडिट लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि वन ऑफ था, जिससे इनका एबिटा थोड़ा सा डाउन आपको लग रहा होगा। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि आने वाले 3 से 5 सालों में इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का बिजनेस ये ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, बिकॉज उसमें एबिटा मार्जिन ज्यादा है और वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। और इन्होंने बोला है कि 55 to 60% रेवेन्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही आने को है, और ऑलमोस्ट 10% ऑफ रेवेन्यू डेवलपमेंट एज अ सर्विस से आएगा। Q4 में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है वो 170% से इंक्रीज किया है, और इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 39 से 50% हो गया है। और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ऑलमोस्ट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करना चाहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में।
इनके पास 9 मिलियन मेट्रिक टन का जो कैपेसिटी है उससे ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं ईच ईयर। कंपनी ने नया कैटेगरी लॉन्च किया है जो एसफॉल्ट का, जो कि एग्जीक्यूशन हैवी और हाई मार्जिन प्रोफाइल वाला बिजनेस है। Q4 में इन्होंने 30 करोड़ का रेवेन्यू किया था इस बिजनेस से और इनके कस्टमर्स डबल हो गए 28 हो गए हैं। ये वर्टिकल जो है बहुत हाई मार्जिन वाला है। 18 to 20% नेट प्रॉफिट पॉसिबल है इस वर्टिकल में और ये वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल में रख के कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो लॉक इन पीरियड होता है, इससे वो पूरे साल का बिजनेस प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि पूरे साल में ये कितना बिजनेस करेंगे। फिर कंपनी ने जो रिसेंट में कैपेसाइट इंफ्रा के साथ जो पार्टनरशिप किया है आने वाले 5 सालों तक उनको मटेरियल सप्लाई करने का, जिससे इनको ऑलमोस्ट 800 करोड़ का रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी मिल गया आने वाले 5 सालों के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे बिजनेसेस से इनको 6000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिल सकता है आने वाले 5 सालों में। मैनेजमेंट ने बताया कि इनको ग्रो करने के लिए अभी पैसा नहीं चाहिए, बस अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए होगा। एक और बहुत अच्छा चीज मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनका 180 करोड़ से ज्यादा पैसा फंसा हुआ था रिसीवेबल्स में, वो अब घट के सिर्फ 40 to 42 करोड़ के आसपास रह गया है। और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इस साल ये रिसीवेबल्स सिग्निफिकेंटली घट जाने चाहिए। और इस सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि इनका रेवेन्यू इनके रिसीवेबल से बहुत तेजी से ग्रो करना चाहिए, जो कि आयरिस इंफ्रा में देखने को मिलता है। इनका रिसीवेबल सिर्फ 25 to 27% ग्रो किया है, वेयर एज रेवेन्यू 40% से ज्यादा, जिससे इनका कैश कन्वर्जन इंप्रूव हुआ है। अब देख लेते हैं कंपनी के गाइडेंस। तो कंपनी ने गाइड किया कि ये 35 to 40% ग्रोथ इस साल भी दिखा सकते हैं। एबिटा मार्जिन कंपनी ने बोला है कि 10 to 10.5% रखेंगे, जो कि पिछले साल से मच बेटर है। कंपनी ने बोला है कि ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है। इनका जो एबिटा और प्रॉफिट है वो इनके रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, बिकॉज इनका एम्प्लॉय और टेक्नोलॉजी स्टैक का जो एक्सपेंस है वो तो बढ़ने को है नहीं, और ये एसेट लाइट है, तो आने वाले समय में इनका प्रॉफिटेबिलिटी और तेजी से ग्रो करेगा। तो अगर हम लोग मान के चले कि रेवेन्यू 35 to 40% ग्रो कर रहा है, तो इनका प्रॉफिट 50% से ज्यादा तेजी से ग्रो करना चाहिए। और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये OCF to PAT जो इस साल 2:1 के रेशियो में रहा है, वो आने वाले सालों में 1.5 to 1 के रेशियो में रहेगा, विच मीन्स जो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है प्रॉफिट से ज्यादा रहेगा, विच इज टू गुड फॉर दिस कंपनी। फिर एक इन्वेस्टर ने पूछा कि आप बोल रहे हो कि आप एक टेक कंपनी हो, कैसे आप खुद को डिफरेंशिएट करते हो, कोई भी कंपनी ये टेक डेवलप कर सकता है? तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये सिर्फ SaaS कंपनी नहीं है, इनके एग्जीक्यूशन को कॉपी करना बहुत हार्ड है। इनके पास बायर्स और सेलर्स का वो नेटवर्क है जो कि हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर रिस्क हम लोग देखें तो पहला है कमोडिटी प्राइस रिस्क। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो भी प्राइस इंक्रीज होता है ये पूरा पास थ्रू है, तो अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो इससे इनके कंपनी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सीजनैलिटी का इफेक्ट इन पे पड़ता है। जो इनका H2 रहता है वो हमेशा H1 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर जियोपॉलिटिकल और पावर क्राइसिस देखें तो इसका इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है कैपिटल एलोकेशन को लेके। इंक्रीमेंटल डिपॉजिट इनको करना पड़ सकता है 25 to 50 करोड़ और 100 to 150 करोड़ का ये वर्किंग कैपिटल लाइन रखना चाहते हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मैनेजमेंट कैपिटल लाइट स्केलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो अगर हम लोग कंपनी का बिजनेस देखें तो ये बहुत अच्छा है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो बहुत बड़ा है। इंडिया में कई 1 लाख करोड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें मटेरियल सप्लाई जो है वो हाईली फ्रेगमेंटेड है। इनके कंपटीशन बहुत कम है। अगर दूसरा कोई कंपटीशन आ भी जाता है तो मार्केट इतना बड़ा है कि ये साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखें बहुत सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट एज एन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा हमको बस इस चीज पे ध्यान देना है, इनका रिसीवेबल्स बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो अगेन आई विल टेल कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये एक एनालिसिस था कि कैसे हम लोग ऐसे छोटे माइक्रो कैप कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स पे देखें तो कंपनी सस्ते पे अवेलेबल है, विच मींस कंपनी में PE रेटिंग हो सकता है और कंपनी में बहुत ज्यादा तेजी से हाइपर ग्रोथ आ सकता है। तो ऑन बोथ द पैरामीटर्स जो एक कंपनी को मल्टीबैगर बनाते हैं, PE रेटिंग प्लस पैट ग्रोथ, ये कंपनी में दोनों हमको दिख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और आप कमेंट करके बताओ अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो तो।